1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसके मुख्य अधिकारी स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और इसके प्रस्ताव से ये साफ झलकता था कि ये एक नहीं कई पाकिस्तानों को जन्म देगा। कांग्रेस की तरफ से तेज बहादुर सप्रू ने कह दिया था कि ब्रिटिश सरकार भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना करे। मुस्लिम लीग को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार ने सप्रू साहब की इस बात को माना तो वे बगावत कर देंगे। हिंदू महासभा ने क्रिप्स मिशन को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि ये मिशन भारत में उसके टुकड़े करने भारत में आया था और सावरकर जी को हर वो व्यक्ति बुरा लगता था जो अखंड भारत पर उंगली उठाता था। 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई कार्य समिति की बैठक और 6 जुलाई 1942 की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की वर्धा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया। इस अवसर पर गांधी जी ने कहा, ये एक सामूहिक लड़ाई होगी, ये एक खुली लड़ाई है और हम एक साम्राज्य से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इस बार गांधी जी का नारा था, करो या मरो, और साथ ही साथ लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। लेकिन सावरकर जी ने गांधी जी के इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। वो इसलिए कि हम सब जानते हैं सावरकर जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत प्रेरणा दी थी। अपनी प्रेरणा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विदेश भेजकर रास बिहारी बोस से उनकी भेंट कराकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। नेताजी आजाद हिंद के नेता बन चुके थे और हिटलर जैसे नेता उनको अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सहायता देने के लिए भी तैयार थे। सावरकर जी की योजना ये थी कि नेताजी की सेना द्वारा ब्रिटिशर्स पर आक्रमण किया जाए और उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। यदि अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ धरने या प्रदर्शन दिए तो वो भारत में मुस्लिम लीग की तरफ हो जाएंगे और उसे कांग्रेस के विरुद्ध भड़का देंगे और ये पूरा आंदोलन जिस मकसद से शुरू किया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा, सावरकर जी ने इस आंदोलन का रेखा चित्र पढ़ लिया था और उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस इसकी रूपरेखा बनाने में असफल रही थी। हिंदू महासभा ने अपने भागलपुर अधिवेशन के समय पर अपनी सुनियोजित योजना से सरकार को हिलाकर रख दिया था। ऐसे आंदोलन को सावरकर जी इसलिए भी उचित नहीं मानते थे कि अगर इस वक्त इस आंदोलन को चलाया तो ब्रिटिशर्स तंग आकर भारत को विभाजन की ओर बढ़ने के लिए अकेला छोड़ देगी। 29 दिसंबर ईयर 1942 को हिंदू महासभा के कानपुर अधिवेशन में सावरकर जी ने भाषण देते हुए कहा, हम स्वराज्य चाहते हैं और इंग्लैंड हमें तब तक स्वराज्य देने के लिए तैयार नहीं है जब तक हिंदू और मुसलमान एक होकर संविधान की स्थापना और स्वराज की मांग नहीं करेंगे। मुसलमानों ने यह बात सिद्ध कर दी है कि वे हिंदुओं के साथ मिलकर आजादी की मांग के लिए तब तक नहीं शामिल हो सकते जब तक उन्हें भारत विभाजन के लिए आदेशित नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए मुसलमानों को सहमत करने का एक ही रास्ता था कि उनकी पाकिस्तान की मांग को मान लिया जाए। सावरकर जी ने यह भी कहा कि हम स्वराज्य तो चाहते हैं, लेकिन स्वराज्य का अर्थ हिंदुस्तानी स्वराज्य होना चाहिए, जहां हिंदुओं, मुसलमानों और सभी दूसरे नागरिकों की समान जिम्मेदारी हो, समान कर्तव्य और उन्हें समान अधिकार प्राप्त हो। सावरकर जी से मिली प्रेरणा के अनुसार सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी आजाद हिंद सेना के माध्यम से ब्रिटिश भारत की ओर प्रस्थान किया तो उनके आक्रमण से ब्रिटिश सत्ताधीशों के होश उड़ गए। ब्रिटिशर्स को यह भी डर था कि अगर नेताजी किसी भी वजह से दिल्ली आ गए तो उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में सारा देश उन्हीं के साथ होगा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। इसके साथ ही मुस्लिम लीग की सारी योजना भी असफल हो जाएगी। ये 1965 में जब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री रहे लॉर्ड एटली से पूछा गया कि आपने भारत क्यों छोड़ा, तो उन्होंने जवाब दिया, हमने ईयर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से भारत नहीं छोड़ा था,
हमने तो भारत सुभाष चंद्र बोस की वजह से छोड़ा। नेताजी अपनी फौज के साथ इम्फाल तक पहुंच गए थे। उसके बाद नौसेना और वायुसेना में विद्रोह हो गया था। दरअसल ये विद्रोह तो नेताजी की आने की खुशी में था। लॉर्ड ने आगे कहा, हमारे सैनिकों को उस समय ये अनुमान होने लग गया था कि अब भारत का नायक बनकर वे जल्दी ही उनके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। और दोस्तों, ऐसा ही फलीभूत होते सावरकर जी देखना चाहते थे। परिस्थितियों में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा था। राष्ट्रीय असेंबली में कांग्रेस ने हिंदू वोट इस शर्त पर प्राप्त किए थे कि वे किसी भी कीमत पर भारत विभाजन स्वीकार नहीं करेगी। 3 जून 1947 को राष्ट्रीय असेंबली ने भारत विभाजन पर अपने हस्ताक्षर कर उस पर अपनी सहमति दे दी। जिस बात का डर था वही हुआ। इन हस्ताक्षरों की स्याही ने भारत की मातृभूमि पर सदा के लिए अंधकार फैला दिया और उसे अत्यंत पीड़ा में छोड़ दिया। इस पर कांग्रेस ने भी अपना सहयोग दे दिया था। हर भारतवासी जो अपने राष्ट्र से प्यार करता था, इस बात पर बहुत दुखी था और उनके दर्द को उस समय समझने वाला कोई भी नहीं था। भारत में मौजूद हिंदू और मुस्लिम की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हम भारत का विभाजन स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा 3 जून 1947 को नेहरू जी ने कहा था। दोस्तों, लोगों को इस बात से बहुत ठेस पहुंची थी और अपने देश का चीरहरण होता देख कोई भी खुश नहीं था। सावरकर जी ने लोगों की भावना को समझा और उन्होंने कांग्रेस को समझाया और उनसे कहा, हिंदू मुस्लिम समस्या के समाधान के रूप में देश के टुकड़े करने वालों को मैं चेतावनी देता हूं कि देश के बंटवारे से ये समस्या सुधरने की बजाय और बिगड़ सकती है, क्योंकि ये प्रश्न दो जातियों के बीच का नहीं है और पाकिस्तान की स्थापना होने के बाद ये समस्या और भी गंभीर रूप धारण कर सकती है। सावरकर जी उस समय बहुत पीड़ा में थे, क्योंकि वे देश का विभाजन कभी भी देखना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों को अच्छा मानने वाले आज तक कभी ये नहीं बता पाए कि अगर अंग्रेज वाकई भारत का भला चाहते थे तो उन्होंने कभी जनता से ये क्यों नहीं पूछा कि क्या जनता देश का विभाजन करना चाहती है या फिर एक स्वाधीन देश देखना चाहती है। देश के ज्यादातर लोग विभाजन नहीं चाहते थे। कांग्रेस ने वोट मांगे और वायदा किया कि वे भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। वे चुनाव भी जीत गए, लेकिन अपने वायदे को नहीं निभाया। लोग ठगे से रह गए और उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। 3 जून 1947 को जो भी कुछ हुआ उस पर लियोनार्ड भोसले ने कुछ इस तरह लिखा। 3 जून 1947 की शाम को 3 संबोधित पार्टियों के नेता कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख लॉर्ड माउंटबेटन के पीछे पीछे ऑल इंडिया रेडियो में ब्रॉडकास्ट करने के लिए गए थे। ये ब्रॉडकास्ट राष्ट्र के नाम नहीं था, क्योंकि अब राष्ट्र जैसी चीज ही नहीं थी, बल्कि ये ब्रॉडकास्ट उन्हें अपने लोगों के लिए करवाना था। उस समय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एलवी भोपटकर थे। 4 जून 1947 को सावरकर जी ने भोपटकर जी को एक टेलीग्राम भेजा और उस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने वाली थी। उस बैठक में सावरकर जी ने भोपटकर जी को एक प्रस्ताव पास करने की सलाह दी, जिसमें लिखा था, मेरा निजी दृष्टिकोण ये है कि केंद्रीय भारतीय राज्य के विरुद्ध जो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना हो रही है उसका हमें जोरदार तरीके से विरोध करना चाहिए। भारत की अखंडता के मृत्यु प्रमाण पत्र पर हम हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर ब्रिटेन हमारे ऊपर पाकिस्तान को थोपता तो अलग बात थी। इससे निपटने के लिए विद्रोही मुस्लिम प्रांतों को जोड़ने में हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दूसरे, पाकिस्तान को विरोध करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में काले दिवस मनाने की तिथि निश्चित की जानी चाहिए। तीसरा, बंगाल, पंजाब एवं सिंध के हिंदू अधिकांश क्षेत्रों में अखंड हिंदुस्तान को दृष्टि में रखने के साथ साथ किसी प्रकार का पाकिस्तान निर्मित नहीं होने देना चाहिए।
हिंदू महासभा ने सावरकर जी की इस अपील को स्वीकार किया। नतीजन 3 जुलाई 1947 को पूरे देश में काला दिवस मनाने का फैसला लिया गया। देश के लोगों ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन लोगों की आवाज की तरफ डेमोक्रेटिक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, और अगर शायद दिया होता तो भारत का विभाजन टल जाता। जब भारत टुकड़े टुकड़े होकर स्वाधीनता प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा था तो बड़े सारे महत्वपूर्ण त्योहार आ रहे थे। कांग्रेस अगर इन त्योहारों में से किसी भी त्योहार को अपने लिए स्वाधीनता प्राप्ति के लिए प्रस्तुत करती तो ये बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी मर्जी से फैसला लिया और बिना कुछ सोचे समझे भारत को स्वतंत्र करने की तारीख 15 अगस्त तय कर दी। उसकी वजह यह थी कि 15 अगस्त 1945 को जापान की सेनाओं ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था और लॉर्ड माउंटबेटन उस तारीख को महत्वपूर्ण मानते थे। इसीलिए उन्होंने भारत की आजादी के लिए भी यही तिथि ठीक मानी। कांग्रेस में एक नेता सरदार पटेल भी थे जो 3 जून 1947 की उस बैठक में शामिल हुए थे। वे चाहते थे कि यदि सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन हो रहा है तो इस तरह होना चाहिए कि भारत की मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में और पाकिस्तान की हिंदू आबादी भारत में भेज दी जाए। वैसे तो सरदार पटेल जी हिंदू राष्ट्र बनाने की हिंदू महासभा की राय से असहमत थे, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते थे कि भारत के टुकड़े हो जाएं। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी को लेकर सावरकर जी इसलिए भी दुखी थे कि इसमें भारत का स्व था ही नहीं, यानी उसमें खुद का कुछ बचा ही नहीं था। सावरकर जी इस क्रांति में भारत के स्व को ढूंढना चाहते थे और मिलने वाली स्वतंत्रता के साथ वे भारत को इस तरह एक करना चाहते थे कि आने वाले समय में कोई उसे चाह कर भी अलग ना कर पाए। दोस्तों, भारत की आजादी के बाद सक्रिय राजनीति में ना होने के बावजूद भी देश की प्रगति में सावरकर जी के विचारों का काफी प्रभाव रहा है। उन्होंने एक आदर्श भारत का सपना देखा था। कैसा रहा होगा उनके सपनों का आदर्श भारत? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आजादी के इस अनोखे सफर पर।